Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, Manufacturing Industries. What is the meaning of manufacturing? आई थिंक सभी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चर करना मतलब कोई चीज बनाना। किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं, एक ही चीज है सेकेंडरी एक्टिविटीज। जो हम एक्टिविटीज, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। एंड प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क होता है। एंड देन नेक्स्ट वन जो आता है मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंड एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है कि किसी भी कोई भी जो है मटेरियल लेके उससे कोई नई चीज बनाना, जैसे कॉटन से कपड़े बनाना, इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्टिविटीज कही जाती है। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही पूरा करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चर करती है और क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है उसके बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कॉटन, जूट, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ऑटोमोबाइल, शुगर एंड एल्युमिनियम। इन इंडस्ट्रीज के बारे में, जो इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों किया जाता है मैन्युफैक्चर, क्यों चीजें बनाई जाती है। हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजिंग हेल्प एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए नई नई चीजें बनाई जाती है। जैसे एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर वर्क जो किया जाता था वो हमारे जो एंशियंट टाइम के जो टूल्स थे उनसे होता था। तो प्रोडक्शन कम होता था, मेहनत ज्यादा लगती थी, जिसकी वजह से फार्मर को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। बट इन मॉडर्न टाइम में जो है वो कंपनीज या इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इन सभी में कि एग्रीकल्चर में भी कि सभी लोग अब एक बहुत बड़ा लैंड हो और थोड़े से लोग मिलकर भी उस बड़े लैंड पर एग्रीकल्चर वर्क इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी ज्यादा अलग अलग तरीके के जो है वो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। अभी स्प्रे भी हम अगर देखें तो हेलीकॉप्टर, जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, तो उनसे जो है वो फर्टिलाइजर जो है स्प्रे किया जाता है। मशीनरी आ गई है, हार्वेस्टिंग की मशीनरी आ गई है, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये करेक्ट है कि अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इट मीन्स कुछ बनाया जा रहा है, तो बनाने के लिए भी अगर मशीन की जरूरत है तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो इसकी वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली है एम्प्लॉयमेंट की, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को जो है वो काम मिला है, बहुत सारे लोगों को। नई नई इंडस्ट्रीज बनती है, जैसे अपने भी देखो, अपने भी देश में कोई नई कंपनी बनती है, कोई नई नई फैक्ट्री बनती है, तो आसपास के लोगों को या फिर जो उस काम में परफेक्ट होते हैं उन लोगों को वहां पर नौकरी मिलती है, जिससे कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है। इंक्रीज द कंट्रीज इनकम बाय एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड, इंक्रीज द कंट्री इनकम, कंट्री की इनकम बढ़ती है क्योंकि मैन्युफैक्चर जो किया गया है देश में जो बनाया गया उसको एक्सपोर्ट करना, यानी कि बाहर अगर उसको हम बेचते हैं तो उसका जो पैसा होता है वो हमारी कंट्री की इनकम को बढ़ाता है। इम्प्रूव द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि डेवलपमेंट कैसा होगा देश का, कि उसमें कितना डेवलपमेंट होगा या किस तरह से होना चाहिए, उसमें एक मेन पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज निभाती है। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे इनको। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन, अगर कोई हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कि क्या क्या होना चाहिए। ये 8th क्लास में भी आता है जो है लोकेशन, इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन एक बिल्डिंग सी बनी हुई थी और उसमें सभी कुछ दिखाया हुआ था, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, लैंड, ये सब कुछ अगर याद हो तो 8th क्लास की बुक में आता है। यहाँ पर थोड़ा लेवल बढ़ गया है। लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री depends on various factors such as availability of raw material, it is important, raw material मतलब कच्चा सामान, कि कोई भी चीज बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है वो उसी जगह पर लगाई जाती है मेनली जहां पर उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, यानी कि ज्यादा दूर से ना लाना पड़े, ज्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च ना करना पड़े, अदरवाइज उनको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा। अगर पास से ही मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो क्या होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। जैसे जो शुगर बनाने वाली जो मिल होती है, जो कंपनीज होती है, वो नॉर्मली आप लोगों ने
जो है वो अगर कभी सर्च करेंगे नेट पर तो पाएंगे कि वो नॉर्मली जो एग्रीकल्चरल जो फील्ड होती है, यानी कि जिन स्टेट में सबसे ज्यादा शुगर होते हैं वहां पर ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे ही क्योंकि वहां पर उनको इजीली मिल जाता है, तो जिसकी वजह से वो आसानी से वहां पर उनको शुगर बना सकते हैं। जैसे कॉटन मिल है, तो कॉटन के लिए कि जिन एरियाज में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा कॉटन होता है, तो कॉटन मिल जितनी भी मिलेंगे आपको या कॉटन इंडस्ट्री, वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही मिलेंगी, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, चीप लेबर मतलब सस्ते कारीगर मिलना, कि काम करने के लिए सस्ते कारीगर मिलना भी जरूरी है। अगर काम, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में जो होता है काम बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर अगर महंगे अगर वर्कर्स रखते हैं तो इंडस्ट्री को लॉस होता है। इसलिए वो चाहती है कि ऐसी जगह पर वो अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करे, या कहीं पर ऐसी कंपनी जो है अपनी ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर उनको आसानी से सस्ते लेबर मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि उनको जो बिजली से, बिना बिजली के तो मशीन चलने वाली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी होती है, तो उनको जितने भी जो पावर रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो उनको आसानी से और पास से ही मिल जाए, उनके लिए उनको ज्यादा खर्च ना करना पड़े। प्रोक्सिमिटी ऑफ मार्केट, मार्केट की नजदीकी होनी चाहिए, यानी कि नियरेस्ट टू मार्केट, मार्केट के पास होना चाहिए, अदरवाइज उनके ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इंडस्ट्रीज ये देखते हैं कि एरिया भी ऐसा होना चाहिए कि मार्केट तक सीधा रास्ता और उनको ट्रांसपोर्ट में ज्यादा उनको जो है वो खर्चा ना करना पड़े। अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एंड स्विफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वही बात आ गई कि ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा या किस बेस पर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उस बेस पर इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पूरा चैप्टर आपका 8th में था, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है 8th क्लास का चैप्टर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, सुगर, टी, कॉफी एंड एडिबल ऑयल, ये सभी वो चीजें हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है, यानी कि खेती करने से मिलती है, और इन पर जो डिपेंड जो इंडस्ट्रीज होती है उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये वो मशीन जो इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से जैसे आयरन वगैरह की जो चीजें बनाती है, हार्ड चीजें जो बनाती है, मशीनरी बनाती है, तो उन चीजों के लिए वो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कही जाती है। नेक्स्ट वन आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग, इनकी उनका की जो उनका जो मेन रोल है या उसका बेनिफिट जो है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से उनको क्लासिफाई करेंगे। बेसिक ऑफ और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स दैट इज आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ये इंडस्ट्री जो कि हमारे देश की कही जा सकती है कि जो बैकबोन कही जाती है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री है वो बैकबोन ही कही जाती है, क्योंकि छोटी से लेकर हम छोटी एक जो चीज, छोटी से छोटी जो पिन यूज करते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो बनाई जाती है, सभी में आयरन का यूज होता ही है। इसलिए आयरन कंपनी जो होती है हमारी, या स्टील कंपनी जो जिस चीज बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली है, वो एक तरह से हमारे लिए बैकबोन का काम करती है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि डायरेक्ट जो कस्टमर है उसके यूज के लिए वो सब चीजें बनाती है, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस, ये सब कुछ डायरेक्ट यूज के लिए। जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जैसी होती हैं जो कुछ सामान अपने यहाँ बनाती है फिर उसको दूसरी जो इंडस्ट्रीज में भेजती हैं, ताकि वहां पर उसका वो दूसरों उसको या तो उसको रिप्लेस करके या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके उससे कुछ दूसरी चीजें बनाई जाए। जैसे आयरन का फॉर एग्जांपल आपको आयरन का दूं कि आयरन जब निकाला जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसमें बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी इंक्लूड होते हैं। तो जो आयरन निकालने वाली, जो नीचे से जो खुदाई करके निकालने वाली जो कंपनी होती है वो अपने कंपनी में आयरन आयरन ओर निकाल कर उसको प्योरीफाई करके और उसको हार्ड जो है वो बनाती है, फिर उसको दूसरी इंडस्ट्रीज में उसको ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भेजा जाता था कि दूसरी इंडस्ट्रीज जो भी उसको बनाना है अपना सामान वो उससे बना सके।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होती है? अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से समझ में आ गया होगा कि छोटी इंडस्ट्री जिसमें कम पैसे लगाए जाते हैं और थोड़े वर्कर्स की जरूरत होती है, उसमें कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बेनिफिट भी कम ही होता है क्योंकि वो स्मॉल स्केल पर होती है। जैसे गांव में बास्केट वगैरह बनाए जाते हैं या फिर और छोटी मोटी बॉल वगैरह जो बनाए जाते हैं, इस तरह की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अलाउ टू द असेस्ट ऑफ अ यूनिट एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ इज, ये अलाउ किया जाता है एक छोटे से यूनिट जो होती है, लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कि मिलकर इसको अलाउ करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। रुपीज 1 crore, इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 crore और एनी इंडस्ट्रीज देन इट इज नोन एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। रुपीज 1 crore मतलब बहुत ज्यादा, 1 करोड़, करोड़ तो बहुत ज्यादा होती है, लाखों रुपए तो लोग कर लेते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री लगाते हैं तो भी 50-60 लाख रुपए तो आराम से लग जाते हैं। बट अगर करोड़ रुपए से ज्यादा अगर लगाए जा रही है, इसका मतलब वो लार्ज स्केल पर किया जा रहा है, वो इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है जिस पर लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसमें बेनिफिट भी ज्यादा ही होगा। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें आपको इसमें अलग अलग बता दो, जैसे पब्लिक सेक्टर्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होती हैं, जॉइंट सेक्टर होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स होती हैं। पब्लिक सेक्टर मीन्स जो गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट करती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर क्या हुआ? गवर्नमेंट जिनको ऑपरेट करती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। जैसे इसमें दिया भी गया है, BHEL है, सेल है, ये जो है हमारी पब्लिक है या गवर्नमेंट है। प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर जिसमें इंडिविजुअली यानी कि इंडिविजुअली अलग से कुछ लोग या कोई व्यक्ति, अलग से लोगों का एक ग्रुप होता है या कोई व्यक्ति खुद अपना अलग से कोई कंपनी बनाता है, उसको प्राइवेट बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। इंडिविजुअल जैसे रिलायंस है, टाटा, बजाज ऑटो, ये सब कुछ क्या है? प्राइवेट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, ये व्यक्तियों ने अपनी खुद की जो है वो अपनी बनाई हुई है। जॉइंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स आर। जॉइंट सेक्टर्स क्या होता है? इसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर्स का भी होता है, यानी कि इंडिविजुअल कुछ लोग, जो लोगों का ग्रुप होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है और कुछ पार्ट इसमें गवर्नमेंट का भी होता है, इसको हम जॉइंट सेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो है हमारा जॉइंट सेक्टर कहा था, क्योंकि इसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट, इसमें गवर्नमेंट का पार्ट भी आता है और उसका प्राइवेट सेक्टर्स का भी पार्ट आता है। Cooperative sectors industries are owned and operated by the producers. कोऑपरेटिव सेक्टर्स, कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से होते हैं? जो इंडस्ट्रीज भी ओन करती है, यानी कि जिस इंडस्ट्रीज में वो सामान बनता है वो इंडस्ट्रीज भी करती है, और उसमें ऑपरेटर जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, सप्लायर जो होते हैं, सभी लोग उसमें इक्वल पार्ट होता है, सभी लोगों का कोऑपरेटिव होते हैं। यानी कि जिस कंपनी में जो सामान बन रहा है उस कंपनी का ओनर भी लेकर, उस कंपनी में सप्लाई करने वाला, कंपनी में से फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने वाला सेलर, सब उसमें जो है वर्कर्स वगैरह जो सब होते हैं वो उसमें इक्वली बेनिफिटेड होते हैं, यानी कि सभी को इक्वल बेनिफिट मिलता है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर्स बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस जो है प्रोपोर्शनली सच एज द शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, जो इंडस्ट्रीज जो महाराष्ट्र में जो बनाई गई हैं, या जैसे अमूल या लज्जित पापड़ जो आते हैं, ये अमूल मिल्क वाला आता है, ये भी हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है। इसमें क्योंकि इसमें जो जहाँ से गांव से जो मिल्क जो है कलेक्ट किया जाता है, वहां से लेकर उसको पैकिंग करवाना, इंडस्ट्रीज में पैकिंग करवाना, उसको फिर शहरों में घरों तक पहुंचाना, सब जगह पर उसकी जो है वो ट्रांसफर करना, तो इसमें जितने भी लोग इसमें इंक्लूड होते हैं सभी को इक्वल बेनिफिट मिलता है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स कहे जाते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, कि कितना जो रॉ मटेरियल कितना यूज किया जा रहा है, किस वेट का, कि वेट कितना है उसका, या फिर फिनिश प्रोडक्ट जो बनकर निकला है उस फिनिश प्रोडक्ट का, कि वो किस तरह का फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकला है, हैवी या सॉफ्ट। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें आयरन और स्टील का यूज किया जाता है, इट मीन्स हैवी जो मशीनरीज बनाती है, इट इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री, जिसमें लाइट वेट तो यूज किया नहीं जाएगा रॉ मटेरियल का, इसमें ज्यादा वेट वाले रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल जो सामान जो बनाए जाते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो सामान बनाया जाता है इट इज कॉल्ड लाइट इंडस्ट्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई सामान ज्यादा हैवी नहीं होता है, हमारे वायर देख लो या कुछ भी लगा लो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती है हल्की होती हैं, इसलिए उनको लाइट इंडस्ट्रीज कहा जाता है, यानी कि लाइट वेट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हैवी वेट इंडस्ट्रीज एंड लाइट वेट इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल का मीनिंग तो समझते होंगे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स जो कपड़े से रिलेटेड क्लॉथ जो इंडस्ट्रीज है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%, हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो टोटल जितना भी होता है उसका 14% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ही माना जाता है। एम्प्लॉयमेंट 3.5 करोड़ पीपल्स, 3 यानी कि 3.5 करोड़ लोगों को ये जो है एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 24.6 करोड़, और जो फॉरनर्स यानी कि बाहर से जो एक्सचेंज मिलता है, यानी कि हमारे देश में जो इसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है उसका 24.6% है। एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में 4%, इसका मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का माना जाता है, क्योंकि हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, हमारे इंडिया में जो क्लोथ्स जो बनते हैं वो बाहर बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू होती है, उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसलिए बाहर जो है उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। Cotton textile and in ancient India, hand spinning and weaving. आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स, ये देखो अलग अलग टाइप की बताई गई हैं। पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, हाथों से होता था, जिस कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, जैसे गांधी जी बनाते थे, चरखा काट के बनाते थे या हाथों से। अभी भी देखो हैंड, हमारे हैंडीक्राफ्ट का कितना चलता है, हैंडीक्राफ्ट के कपड़े भी कितने महंगे होते हैं और बाहर विदेशों में उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। सेटबैक during colonial rule due to non-cooperatives with mill-made clothes from England। फिर जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उसके बाद से हमारे देश में इंडस्ट्रीज बनने लगी, मील बनने लगी, और मील से इंडस्ट्रीज इंग्लैंड से वो सामान बनकर हमारे देश में आने लगा। The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854। पहली जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल जो बनाई गई है कि काफी जो जिसको बेनिफिट हुआ वो सबसे पहले एस्टेब्लिश की गई मुंबई में की गई 1854 में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोविंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉटन इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में ही पाई जाती हैं, क्योंकि कॉटन के लिए, कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है और ब्लैक सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रो कॉटन, कि रो कॉटन आसानी से मिल जाता है इसलिए ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। मार्केट प्लेस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबिलिटी, पोर्ट फैसिलिटीज भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी है और पोर्ट फैसिलिटीज भी, यानी कि समुद्र पास में लगता है जिसकी वजह से पोर्ट की भी फैसिलिटीज आसानी से मिल जाती है। लेबर वर्क मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग जो है वो जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं वो इजीली ये काम कर लेते हैं। मोस्ट क्लाइमेट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन, क्लाइमेट यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, गुजरात में बारिश कम होती है और कॉटन के लिए बिल्कुल क्लियर स्काई होनी चाहिए, तो वैसी ही जो है वो क्लाइमेट यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यान टू जापान, यान जो है जो धागे हैं वो जापान से। कॉटन गुड्स यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे देश में बना हुआ कपड़ा। प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, यूज ऑफ पुअर क्वालिटी यार्न इन आवर मिल्स, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो यार्न, जो धागा जो बनाया जाता है वो पुअर क्वालिटी का बनाया जाता है, इनकी अच्छा नहीं होता, कच्चा होता है, जल्दी से टूट जाता है। टफ कंपटीशन इन द वर्ल्ड मार्केट, और वर्ल्ड का मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर कंट्री अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो है वो कपड़ा या कॉटन जो है वो टेक्सटाइल बनाने की कोशिश करती है, तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि कंपटीशन सब जगह बढ़ गया है। गुड क्वालिटी यार्न इज फॉर एक्सपोर्ट, और अच्छी क्वालिटी का जो यार्न है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है, उसके भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का यार्न बना रही है, जिसकी वजह से हमारे यार्न की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक,
पावर सप्लाई की कमी हो रही है, कि हमारे देश में काफी बार नेचुरल डिजास्टर कुछ होता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से पावर सप्लाई की वजह से काम रुक जाता है। मशीनरी टू बी गोट अपग्रेडेड, मशीनरी ज्यादा अपग्रेडेड होनी चाहिए। विदेशों में बहुत ज्यादा जो है वो न्यू मशीनरी का यूज किया जाता है जिसकी वजह से उनको आसानी से वो कोई भी चीज बना सकते हैं, बट हमारे यहाँ पर अभी भी काफी वर्क जो है वो हाथों से ही किया जाता है। लो आउटपुट ऑफ लेबर, और लेबर्स जो काम करते हैं उनका जो आउटपुट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, कि लेबर काम करते हैं पर बहुत कम होता है, कि जितना करना चाहिए दिन में उतना वो काम नहीं दे पाते हैं, कि एक दिन में अगर हमें इतना बड़ा यान या इतने मीटर का जो ये यान तैयार करना है वो धागा इतने तैयार नहीं हो पाता है, जो कि कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही है। ये जो चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने पहले इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखे, उसके बाद जो है हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कनेक्ट ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। पता है इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा स्ट्रॉन्ग पिलर है, यानी कि देश की इकोनॉमी का एक पिलर है, अगर वो गिर जाए तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पर। लोकेशन हम पहले कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पर आ गया है, क्लासिफिकेशन आपका बिल्कुल क्लियरली दिया गया है। ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑन द बेस ऑफ साइज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। बेस ऑफ वेट एंड ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, हैवी एंड लाइट वेट। ऑन द बेस ऑफ देयर मेन रोल, बेसिक और की कंज्यूमर बेस्ड। ये कुछ टाइप्स हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज का। आप लोगों को मेरे ख्याल से पता भी होगा इन सब के बारे में, पहले भी ये आ चुका है। फिर वही कॉटन टेक्सटाइल स्टार्ट हो गई है, कि कॉटन टेक्सटाइल क्या है। एक दूसरी वीडियो थी वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, पर इसमें यही है। तो इतना ही सही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ चैप्टर हमारे बुक में से निकल गए हैं, तो एक बार अपना सिलेबस चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।